कहाँ से है? मतलब वीएन सर गुवाहाटी से है क्या? हम बताएं, गिफ्ट में उनको ना एक अच्छा वाला पेन देना और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन। हाँ पेन तो वही दूंगा, तो। साथ में मतलब कुछ लिखूंगा भी सर के बारे में, अच्छा तारीफ करके लिखूंगा। अरे मैं सोच रहा था वीएन सर के घर से ले जाओ, गुवाहाटी में है क्या सर का घर? नहीं पता रे अरे कब ये हाँ, पूछ लो अरे एड्रेस। सच में मैं चला जाता सर के घर और जाकर सर को अच्छे से बता के आता। मतलब हम लोगों का क्लास बहुत खराब हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, वीडियो भी अच्छा नहीं है। शुरू करें। हाँ जी, हाँ हाँ जी। कर दो, तुम स्टार्ट कर दो, हम सुन रहे हैं तुम्हारे। ठीक है। देखो आज का है ना सबसे बेसिक टॉपिक है। हम लोग इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे वाया प्रोग्राम हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है या फिर यूज़र को कुछ एज आउटपुट दिखाना है। तो इसके बेसिकली दो फंक्शंस होता है, एक प्रिंट एफ, दूसरा स्कैन एफ। प्रिंट एफ जो है वो हम लोग बस यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा अलग सा है क्योंकि देखो सी सी प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली फॉर्मेट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मेट पास करना होगा। वो फॉर्मेट फिक्स भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रिंटफ सी प्रोग्रामिंग, तो ये बस उसको सी प्रोग्रामिंग दे देता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जैसे मान लो हमें कुछ एक नंबर भी प्रिंट करना है किसी और चीज़ के साथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ। हाँ ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंट टेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5, फिर प्रिंट एफ नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी फिर टेस्ट इंटीजर, ठीक है। देखो प्रिंट एफ का जो पहला पैरामीटर होता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होता है। स्ट्रिंग मतलब कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोल सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है ना। वही स्ट्रिंग जो है वही स्ट्रिंग में एक फॉर्मेट बेस्ड होगा। अभी फॉर्मेट बेस्ड में जैसे यहाँ पे परसेंटेज डी है, फिर इसके बाद कुछ परसेंटेज एफ, परसेंटेज यू, बहुत कुछ एक हो सकता है। और उसी ऑर्डर में सेकंड पैरामीटर से वो वैल्यू पिक करना शुरू करता है, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर जो है वो एक वेरिएबल पैरामीटर है, मतलब हम कुछ पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। या तो दो एक दे सकते हैं जैसे यहाँ पे, या तो 3 4 10 12 20 25 कितना भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला कोड रन होगा तो नीचे हम लोग को आउटपुट में नंबर इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ये 5 कहाँ से आया? ये परसेंटेज डी वाले को कंपाइलर ने क्या किया, ये टेस्ट इंटीजर के वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है we use the percentage d format specifier to print the int types, here percentage d inside the quotations will be replaced by the value of test integer, जो मैंने अभी बोला, ठीक है ना। अभी थोड़ा डेसिमल पॉइंट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर लिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल देना, हाँ। ओके ब्रो। ओके। यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, फ्लोट नंबर 1 इक्वल टू 13.5 और डबल नंबर 2 इक्वल टू 12.4, ठीक है। पहले लाइन पे क्या किया, प्रिंट एफ नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज एफ फिर एक बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन टर्म मतलब कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बोला था, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे परसेंटेज फिर से प्रिंट एफ एक दिया नंबर 2 और परसेंटेज एल एफ। एल एफ को हम लोग लॉन्ग फ्लोट भी बोल सकते हैं या फिर शॉर्टकट में डबल भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमको मिल गया। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, हमने यहाँ पे 13.5 लिखा हुआ है और 12.4 लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने उसको प्रिंट किया ना वो 5 के बाद एक ऑटोमेटिक 5 5 जीरो लगा दिया इसने। ये ना उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसको भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, सिंपल सा है। फिर जैसे मान लो हम लोग को कैरेक्टर देना है तो हमने लिया कैर सी एच आर इक्वल टू सिंगल कोर्स में है। और एक चीज़ याद रखना, अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमेशा डबल कोर्स में लिखा जाएगा, और अगर सिंगल कैरेक्टर है उसको हम लोग उसमें सिर्फ सिंगल कोर्स में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया प्रिंट एफ कैरेक्टर इक्वल टू परसेंटेज सी। परसेंटेज डी होता है इंट के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए, परसेंटेज एल एफ होता है डबल के लिए, और परसेंटेज सी होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सी एच आर दिया और हम लोग को नीचे कैरेक्टर इक्वल टू ए मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू प्रिंट कैर वी यूज़ परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है।
तो ये प्रिंटफ वाला क्लियर हुआ या किसी को कंफ्यूजन है कुछ? हम्म, नहीं ब्रो नहीं। क्लियर है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इनपुट वाला। अब तो हमने आउटपुट वाला ऑलरेडी हमने कर लिया कि हम लोग यूज़र को कैसा आउटपुट दिखाएंगे। अब हम इनपुट वाला लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इनपुट के लिए यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे। ये भी प्रिंटफ की तरह ही है, लेकिन बस उसका काम उल्टा है। और भी तरीके हैं इनपुट लेने के लिए, लेकिन स्कैनफ वाला सबसे फेमस वाला है, ठीक है। स्कैनफ का भी एक रूल है प्रिंटफ की तरह, ये फॉर्मेटेड इनपुट लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कैनफ फंक्शन रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट सच एज कीबोर्ड्स। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा हमको। यहाँ पे देखना, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंट टेस्ट इंटीजर। फिर हमने यूज़र को एक मैसेज दिया, बोला एंटर एन इंटीजर। फिर क्या किया, स्कैनफ किया, हमने बोला कि हम लोग को इंटीजर चाहिए तो हमने परसेंटेज डी लिखा है यहाँ पे, और फिर उस वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। ठीक है ना, ये एंड परसेंट ऑपरेटर से हम लोग को उसका एड्रेस मिल जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो स्कैनफ में हमेशा हम लोग एड्रेस बेस काम करेंगे, और या तो पॉइंटर बेस भी बोल सकते हैं। तो स्कैनफ में हमने बोला कि हमको एक इंटीजर चाहिए और उसका हमने एड्रेस पास किया कि कहाँ पे वो स्टोर करेगा प्रोग्राम। फिर उसी चीज़ को हमने पहले की तरह नंबर इक्वल टू वो कर दिया, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है ना, जैसे इसका आउटपुट आया, फिर एंटर हम्म। इन इंटीजर, फिर किसी यूज़र ने 4 दिया, फिर हमको नंबर इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बोला वो चीज़, ऋषभ, हाँ। एक सेकेंड। ऊपर में एक जगह पे फॉर्मेटेड इनपुट लिखा है, व्हाट इज फॉर्मेटेड इनपुट? देखो, फॉर्मेटेड इनपुट का मतलब मैं बोलता हूँ ये वाला ना। यस, इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट सच एज कीबोर्ड। हाँ, तो देखो, हाँ, ये थोड़ा मैं बोलता हूँ, सिंपल्स में बोलता हूँ। ये फॉर्मेटेड इनपुट में क्या होता है, हम लोग जब इनपुट लेते हैं तो हम लोग को एक फॉर्मेट बताना होता है कि हम लोग किस फॉर्मेट में इनपुट लेंगे। कि हम लोग पहले नंबर लेंगे, फिर स्ट्रिंग लेंगे, या कैरेक्टर लेंगे, या कैसे कैसे लेंगे, उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है हम लोग का सी के लिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मुझे सिंगल इंटीजर रीड करना है तो मैं एक बार परसेंटेज डी लिखूंगा। अगर मल्टीपल इंटीजर करना है तो परसेंटेज डी, उसके बाद और एक परसेंटेज डी, उसके बाद और एक परसेंटेज डी, और फिर उसी तरह मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल का नाम पास करना होगा, जिससे वो तीनों में अलग अलग स्टोर हो जाए, क्योंकि एक में हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर होगा। तो उसके वजह से हम लोग फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तब वहाँ पे और थोड़ा समझ में आएगा। जैसे ये वाला है, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिया, फ्लोट num1 डबल num2। फिर यूज़र को बोला एंटर एनी नंबर, उसने एक नंबर दिया जिसका टाइप डेसिमल टाइप होगा, फ्लोट में मैंने स्टोर कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज एफ दिया, परसेंटेज डी नहीं दिया। और एंड परसेंट num1 इसलिए दिया क्योंकि मुझे जो पहला नंबर है वो मुझे num1 के अंदर स्टोर करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे num1 दिया। ठीक है, सिमिलरली सेम यहाँ पे मैंने दूसरा एक दिया, एंटर अनदर नंबर। फिर स्कैनफ बोला क्योंकि ये डबल टाइप का है तो मुझे यहाँ पे एल एफ देना होगा। एल एफ देखे क्योंकि सेकंड नंबर मुझे num2 में स्टोर करना है, तो मैंने num2 में स्टोर किया। फिर सिंपली दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये जो रीडिंग फॉर्मेट है ना, कि पहले मुझे फ्लोट रीड करना है, फिर मुझे एक डबल रीड करना है, उसी को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे num1 इक्वल टू परसेंटेज एफ है, मैं सिर्फ num1 इक्वल टू मैं कुछ भी दे सकता था, लेकिन परसेंटेज एफ क्यों दिया है, क्योंकि बाद में जब मैं num1 को यहाँ पे दूंगा, मेरा प्रोग्राम ये num1 ये परसेंटेज एफ की जगह num1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली बैठा देगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट पे दिया हुआ है। देखो, एंटर एन नंबर, उसने 12.52 दिया, फिर दूसरा नंबर 10.2 दिया, फिर num1 और num2 को उसने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया। मतलब क्या, ये परसेंटेज एफ और ये परसेंटेज एल एफ को उसने ऑटोमेटिकली ना num1 और num2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, सेम चीज़ कैरेक्टर के लिए होगा। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग जानते हैं परसेंटेज सी यूज़ होता है, तो हमने स्कैनफ में परसेंटेज सी पास किया। देखो, एक बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी स्कैनफ देख रहे हैं उसमें हम लोग हमेशा एक ही फॉर्मेट पास कर रहे हैं, या तो परसेंटेज डी, या तो परसेंटेज एफ, या तो परसेंटेज एल एफ, या तो परसेंटेज सी। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा लास्ट में जब ये टॉपिक वाला हो जाएगा। ठीक है ना, कैरेक्टर का भी सेम है, एंटर कैरेक्टर दिया, फिर मैंने एक परसेंटेज सी बोला कि अब हमको कैरेक्टर रीड करना है, फिर एक वेरिएबल का एड्रेस दे दिया जिस एड्रेस में उसको स्टोर करना है। ठीक है, और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया, बस इतना सही है, सिंपल सा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक बात है,
देखना यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ कैरेक्टर इज एंटर्ड बाय द यूजर इन द अबव प्रोग्राम द कैरेक्टर इटसेल्फ इज नॉट स्टोर्ड इंस्टेड एन इंटीजर वैल्यू। एक कोड होता है, ठीक है ना, हम लोग उसको एसकाई वैल्यू बोलते हैं, पुराने वाला है थोड़ा। तो एसकाई वैल्यू में कुछ नहीं होता, हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर असाइन किया हुआ रहता है। तो उसी उसी इंटीजर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एसकाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है एंड व्हेन वी डिस्प्ले द वैल्यू यूजिंग परसेंटेज सी इन टेक्स्ट फॉर्मेट the entered character is displayed and if we use percentage d to display the character the SK value will be printed। मान लो किसी कारण से मैंने यहाँ पे u entered percentage d लिख दिया गलती से, तो वो वहाँ पे मुझे उसके SK वैल्यू दिखा देगा। अब परसेंटेज c दिया तो ये कैरेक्टर की वैल्यू दिखा देगा। अभी डिपेंड करता है हमने कौन सा कैरेक्टर एंटर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देखो सिंपल है, कैर CHR लिया हुआ है, फिर printf एंटर एनी कैरेक्टर, फिर स्कैनर से रीड किया। अभी पहला प्रिंटफ है वो परसेंटेज सी से है, मतलब कि हम लोग को कैरेक्टर प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वन परसेंटेज सी इज यूज ए कैरेक्टर इज डिस्प्लेड, मतलब यूजर ने जो कैरेक्टर दिया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटफ में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि एसके वैल्यू, तो एसके वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी। वेरिएबल दोनों सेम है लेकिन ये कंपाइलर हमको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है कि यहाँ पे परसेंटेज सी बोला है मतलब कैरेक्टर, यहाँ पे परसेंटेज डी बोला है मतलब उसका एक इंटीजर इक्विवेलेंट वैल्यू, जो कि हम लोग उसको एसकाई वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जी है तो पहले प्रिंटफ के लिए वो जी दिखाएगा, फिर नेक्स्ट उसका एसकाई वैल्यू 103 दिखाएगा। अभी अगर यहाँ पे स्मॉल ए होता तो यहाँ पे 98 दिखाता, कैपिटल ए होता तो 65 दिखाता, वैसा है इसका, ठीक है ना। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है, देख लो अभी इसको। जैसे मैंने पहले बोला था फॉर्मेट के बारे में, यहाँ पे हमने दो नंबर लिया हुआ है, ठीक है, एक इंट ए एक फ्लोट बी। तो हमने बोला कि प्रिंट यूज़र को एक मैसेज दिया, बोला एंटर एनी इंटीजर एंड देन ए फ्लोट। फिर क्या किया हमने, एक साथ दोनों वैल्यू को रीड किया। जब भी हमको एक से ज़्यादा वैल्यू रीड करना है तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट बताना होता है कैसे रीड करना है, पहले कौन सा रीड करना है। तो पहले मैंने बोला इंटीजर रीड करना है तो परसेंटेज डी दिया, फिर क्या बोला एक फ्लोट रीड करना है तो परसेंटेज एफ दिया। अगर मुझे इसके बाद कुछ और भी देना होता, सी कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी या डबल के लिए परसेंटेज एल एफ, हम लोग उसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बात है, यहाँ पे जितना फॉर्मेट होगा उतना भी मतलब उतना ही वहाँ पे वेरिएबल भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो फॉर्मेट है तो हमने दो वेरिएबल दिया हुआ है। तो पहले फॉर्मेट के लिए परसेंटेज डी है, मतलब हमने कि एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस पास किया है, और इधर दूसरे वेरिएबल के लिए फ्लोट है तो हमने एक फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस पास किया है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिक हमारा कीबोर्ड से हम जब एक इंटीजर पास करेंगे तो वो उसको ए में रख देगा, और अगर फ्लोट पास करेंगे तो वो उसको बी में रख देगा ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पे हुआ है। और फिर क्या क्या प्रिंटफ से हमने दोनों को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला एंटर इन इंटीजर एंड देन फ्लोट, तो हमने पहले -3 दिया एज इंटीजर और फिर 3.4 दिया एज फ्लोट, वही दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये टेबल है, अगर किसी को कभी भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वो देख सकता है, मतलब कौन से डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट हम स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंट के लिए तो बहुत फेमस है परसेंटेज डी, कैर के लिए परसेंटेज सी, फिर फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ, शॉर्ट इंट के लिए परसेंटेज एच डी, ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है ना। अनसाइड इंट के लिए परसेंटेज यू, लॉन्ग इंट के लिए परसेंटेज एल आई, अगर लॉन्ग इंट हुआ तो परसेंटेज एल एल आई, ठीक है ना। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए परसेंटेज एल यू, अगर अनसाइंड लॉन्ग इंट हुआ तो ये सिर्फ परसेंटेज सी, साइंड 4, परसेंटेज सी, अनसाइड कैर, ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर लॉन्ग डबल है तो परसेंटेज कैपिटल एल एफ, ठीक है। ये देखना, डबल के लिए स्मॉल एल एफ और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल एफ, बस इतना याद रखने से हो जाएगा, और क्या है। तो अभी बेसिक इनपुट आउटपुट में किसी को कोई कन्फ्यूजन है या ये फॉर्मेट रिलेटेड बोलो या फिर प्रिंटफ स्कैनफ बोलो, नो। किसी को कोई कन्फ्यूजन है ना, क्लियर है ना सबको, ठीक है। यस ब्रो। अच्छा, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ तो थोड़ा और मतलब क्लियर हो जाएगा। और आज का जो है ना, मतलब आज से रिकॉर्डिंग मिलना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी जो करा रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली।
पे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ कितना, तो 5 वेरिएबल लिया हुआ है, 2 इंटीजर टाइप, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर और एक डबल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया यूज़र को कि पहले हमको एक इंटीजर चाहिए, फिर एक फ्लोट चाहिए, फिर से एक इंटीजर चाहिए, फिर से कैरेक्टर चाहिए, फिर से एक डबल चाहिए, ठीक है। तो स्कैनफ में मैं क्या लिखूँगा जिससे मैं इसको इन पांचों को एक साथ रीड कर पाऊँ? कोई मतलब बोल पाएगा? किसी को आइडिया है? ट्राई करो थोड़ा कोई, तो मुझे समझ में आएगा कि स्कैनफ प्रिंटफ वाला सबको क्लियर है। पांचों वेरिएबल परसेंटेज का हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, सारे पांचों वेरिएबल, सब हाई वेरिएबल है ना। हाँ हाँ, उसका चलो ठीक है। फिर फॉर्मेट कैसा होगा बताओ? পার্সেন্টেজ ডি তাৰপিছত ফ্লোট के लिए परसेंटेज एफ एंड कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ। ऐसा नहीं, मेरे को सीरियल वाइज ऑर्डर बोलते जाओ। पहला परसेंटेज डी, ठीक है। हाँ, फिर सेकंड भी परसेंटेज डी होगा। ओके, थर्ड, परसेंटेज एफ, फोर्थ, ओ सॉरी, इंटीजर था ना, तो परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी होगा। फिर फिर कैरेक्टर का परसेंटेज सी, फिर एल एफ परसेंटेज। ये किस, इसमें किसी को कोई चेंजेस लाना है या ये जिसने बोला वो सही है? एड्रेस लोकेशन देना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, मैं फिलहाल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। बाकी तो ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले एड्रेस लोकेशन कौन बताएगा अभी? एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ पे एड्रेस लोकेशन कौन बताएगा? लिखो। नॉन सीएस वाले बोलो, वो सीएस वालों को तो पता ही होगा, उन लोग के लिए तो थोड़ा नया नया टॉपिक है ना। हाँ हाँ। बोलो राजनंदिनी बोलो। पहले ए, ठीक है, एम्परसेंट ए, एम्परसेंट एड्रेस ए सी, एम्परसेंट बी, देन एम्परसेंट डी, एंड लास्टली एम्परसेंट ई। जो लिखा है सही है। चाहिए। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। चलो कोई एक इंटीजर बताओ मेरे को। 25। 5 चलो 25। फिर एक डेसिमल नंबर बताओ। 13.5 चलो बहुत बढ़िया। फिर से एक इंटीजर बताओ। 20 चलो मैं इसको दिखाने के लिए -20 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक कोई कैरेक्टर बताओ। ए। चलो ए, देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। डबल नहीं डाले। हाँ, क्या? डबल नहीं डाले। डबल नहीं डाला है? डबल क्यों नहीं हुआ बताओ तो जरा मुझे, इसका एक ट्रिक है थोड़ा सा। डबल इनपुट ही नहीं लिए तो इस। देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं जो हर एक लाइन दे रहा था ना, वहाँ पे मैं देने के बाद उसको एंटर देके नेक्स्ट लाइन में जा रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने अच्छा। ए के बाद एंटर दिया, वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, इसलिए यहाँ पे देखना है न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जो दिया है ये बेसिकली सिंगल लाइन में है, फ्लोट कैरेक्टर डबल सिंगल लाइन पे है, लेकिन कैरेक्टर में जैसे एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया वो नीचे शिफ्ट हो गया और मेरे को डबल लेने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अभी थोड़ा दूसरा तरह से इनपुट दूंगा। अच्छा फिर से कोई इंटीजर बताओ एक। 50। 50। चलो फिर फ्लोट बताओ कोई। 3.14। वाह बहुत बढ़िया। फिर से एक इंटीजर।
29. चलो मैं थोड़ा -20 ले लेता हूँ। लेकिन अब क्या होगा ना, मैं देखना स्पेस नहीं दूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो स्पेस से दिखा देता हूँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक डबल क्या लेते हैं, 1.141 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एंटर करूँगा देखना कैरेक्टर यहाँ पे, ये स्पेस। ये किसका हो रहा था अभी नॉइस। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखना कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस स्पेस वाला काउंट हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे पहले से ही बताया हुआ है हम लोग को फॉर्मेट कैसा चाहिए। पहले %d चाहिए, फिर f चाहिए, फिर d चाहिए, ठीक है। मैं पहले 3 की बात करता हूँ। तो ये क्या करेगा ना, जब तक उसको नंबर नहीं मिलता वो बाकी चीज़ को इग्नोर करता रहेगा। जैसे यहाँ पे 50 मिला, उसने %d मतलब a में घुसा दिया, फिर उसने स्पेस को यहाँ पे इग्नोर किया, फिर इसने 3.14 को लिया, फिर उसने इसको c में दिया, फिर से स्पेस को इग्नोर किया, फिर इसने -29 लिया, फिर इसने b में स्टोर किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे %c आया, देखो कैरेक्टर सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। वो 5 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, स्पेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर बोला तो उसने ये फटाक से ये वाला ले लिया, स्पेस वाला ले लिया यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है। और उसने ये स्पेस वाले को डी में बैठा दिया, और फिर ई जो हमने यहाँ पे डबल दिया था उसने 1.141 को इसने डबल में बैठा दिया, वो हम लोग को ये आउटपुट मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटेंशनली %c के पहले एक स्पेस दे देता हूँ। अब देखना क्या होता है। हाँ, इंटीजर, चलो 10, फ्लोट 3.14, इंटीजर -56, कैरेक्टर सपोज a, और डबल 1.732। उसने फिर से एक मिनट 156, एक मिनट गलत हो गया। अब देखो उसने यहाँ पे कैरेक्टर की जगह a मिल गया मुझे, बाकी सब तो सही है। दो दो इंटीजर था तो 10 और -56 मिला, 2 इंटीजर। फिर एक फ्लोट था तो 3.14, वो 3.14 मिल गया, और एक डबल था 1.72, वो भी मिल गया। लेकिन अभी यहाँ पे a आ गया। ये a मिलने का कारण वही है क्योंकि यहाँ पे मैंने %c के पहले एक स्पेस डाल दिया, तो उसका फॉर्मेट ही चेंज हो गया अभी। तो वो क्या करेगा, पहले एक इंटीजर, फिर एक फ्लोट, फिर एक इंटीजर लेगा, फिर एक स्पेस को कंसिडर करेगा यहाँ पे जिसने वो जो किया, फिर स्पेस के बाद उसको जो कैरेक्टर मिलेगा, मैंने यहाँ पे स्पेस देके ए दिया था तो वो ए को जाके उसने डी में स्टोर कर दिया, फिर उसको एक डबल मिल गया तो वो डबल में जाके स्टोर कर दिया, इसकी वजह से हमको ए मिला। क्लियर है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है स्पेशली फॉर्मेट रिलेटेड? क्लियर ब्रो। क्लियर है। क्लियर है ना सबको? तो या। हाँ तो आगे बढ़ सकते हैं अभी। हाँ। चलो ठीक है। राजनंदिनी क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। चलो ठीक है। पहले का एक टॉपिक रह गया था उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। लूप्स का एक टॉपिक था, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा एक वो दे देता हूँ, एक रिवीजन टाइप दे देता हूँ। लूप बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोग के लिए एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट करता रहे अनटिल अनलेस से एक कंडीशन उसको मिल जाता है, ठीक है ना। बेसिक लूप एक सेम होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन उसका ट्रू मिला तो वो एक उसका बॉडी में चला जाएगा लूप का, जो मतलब कंडीशनल कोड बोलते हैं इसको हम लोग। अगर कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट हो गया फिर से जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। ये साइकिल चलता रहेगा। अनलेस से कंडीशन फॉल्स होता है वो बाहर निकल जाएगा लूप, ठीक है ना। ये बेसिक लूप है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे सी पे 3 टाइप का लूप है। चौथा टाइप जो है वो नेस्टेड लूप है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो वो हम लोग जब मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग को थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा नेस्टेड लूप एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो वाइल लूप है, बहुत फेमस लूप है। तो वाइल लूप को बोलते हैं रिपीट से स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल ए गिवन कंडीशन इज ट्रू।
इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, ठीक है। लूप स्टार्ट होने से पहले, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले एक कंडीशन चेक होगा कि एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होगा ये वाला लूप, ठीक है। इसका एक नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। मतलब इसका जो एंट्री है या फिर इसका जो स्टार्ट है वो कंट्रोल्ड है, एक कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। फॉर लूप यह तो सबसे बढ़िया लूप है। ये यहाँ लिखा है एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेजेस द लूप वेरिएबल। फॉर लूप के लिए हम लोग को एक लूप वेरिएबल लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। जो मैंने पहले 3 पार्ट दिखाया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके डिसाइड करता है कि लूप कितनी बार चलेगा और कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। नीचे देखेंगे। और डू वाइल लूप है, ये वाइल लूप की तरह ही है, लेकिन इसका क्या होता है ना, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है और डू वाइल लूप में एकदम लास्ट में कंडीशन चेक होता है। तो इसका डिफरेंस वही आता है कि वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं वाइल लूप को, और डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन लास्ट में जाके वो चेक होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times, ठीक है। ये एक बेसिक सिंटेक्स है फॉर लूप का। फॉर एक कीवर्ड है, पहले वो कीवर्ड देंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पे एक इनिट होगा जहाँ पे हम लोग जो इसका लूप वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर एक कंडीशन देंगे जब तक लूप चलेगा, और हमारा जो लूप वेरिएबल जो है उसको हम लोग इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सिंपल में वो अगर बोलो तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीमेंट मतलब असेंडिंग हो जाएगा, डिक्रीमेंट डिसेंडिंग हो जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो उतनी बार चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये तुम लोग एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे बोल देना। जो मैंने अभी इसको जो एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। पहले क्या होगा, पहले हम लोग का लूप वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगा कि ये मतलब रन करने लायक है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो वो कोड ब्लॉक को रन करेगा। रन करने के बाद हमारा जो लूप वेरिएबल है उसको या तो इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा, फिर से जाएगा कंडीशन चेक करने। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता। जैसे ही फॉल्स हो गया ये कंडीशन से बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम है, इसको बना के एक बार ट्राई कर लेना कि कैसे एक्चुअली में फॉर लूप काम करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा है, इंट ए दिया हुआ है, फिर हमने ए को इनिशियलाइज किया 10 से, एक कंडीशन दिया कि ए 20 से छोटा होगा, और एक एग्जीक्यूशन के बाद जो है ए का वैल्यू 1 मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे बस लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए, फिर परसेंटेज डी देके हमने ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। जैसे यह, और जब इसको हम लोग रन करेंगे तो वैसे आएगा वैल्यू ऑफ ए 10, फिर 11, 12, 13, 14 अप टू 19। 20 नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी सिमिलरली वाइल लूप है, वाइल लूप का कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये एंट्री कंट्रोल्ड है, मतलब कंडीशन पहले चेक होगा बाद में जाके एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो पहले ही ना हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो चलो काम करेगा, ठीक है ना। जैसे ये वाइल लूप का कंडीशन है, जैसे ही स्टार्टिंग में आया तो पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हुआ ये कोड ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का कोई मैटर नहीं है, और जब कंडीशन फॉल्स होगा ये ऑटोमेटिकली लूप के बाहर आके उसका नेक्स्ट जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है ना। वही पहले वाला एग्जांपल ही यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। हमने पहले से ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करके रखा हुआ है 10 से, और फिर जस्ट एक कंडीशन दे दिया कि ए 20 से छोटा होना चाहिए, और उसको प्रिंट किया, फिर उसको हमने इंक्रीज कर दिया। अभी मान लो ये ए प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पे देता नहीं तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाता, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा 10 ही रहेगा। यहाँ पे जब भी हम लोग ए प्लस प्लस देंगे तो हर एक साइकिल के बाद इसका वैल्यू 1 1 1 करके इंक्रीज होगा।
लेकिन अगर वो इंक्रीज नहीं होगा तो मतलब क्या, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, मतलब क्या, ये 10 10 10 प्रिंट करता रहेगा जब तक हमारा, पता नहीं कब तक प्रिंट करता रहेगा, लेकिन ये करता रहेगा। तो जिसके लिए हम लोग को कंडीशन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। वही सेम उसका आउटपुट है पहले की तरह ही है। और सेम कोड को हम लोग जब डू वाइल से करते हैं, डू वाइल का थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा अलग है, क्योंकि उसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो क्या होगा, पहले पहले डू लिखेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर उसका ब्लॉक वाला लिखेंगे जो जिस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, और लास्ट में वाइल कंडीशन देके सेमीकोलन। ये सेमीकोलन हम लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे डू डू का जैसे स्ट्रक्चर है, पहले आएगा कोड ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इतना सही है इसमें। इसलिए वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। और वाइल लूप का, सॉरी वाइल नहीं, डू वाइल का, और डू वाइल का और एक प्रॉपर्टी है, डू वाइल में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा कोड ब्लॉक है वो एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा, बाकी बार करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट एक बार करेगा। फॉर में वो डिपेंड करता है हमने कितनी बार चलाना है उसको, और वाइल में वो कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कितनी बार रन करेगा। सिंपल सा है। वही पहले वाला कोड यहाँ पे इनिशियलाइज किया, फिर डू के अंदर हमने प्रिंटफ में लिखा है, प्रिंट किया उसका वैल्यू और वन वन करके इंक्रीज़ कर दिया, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि ए जब तक 20 से छोटा नहीं होगा तब तक। सिंपल सा है। वही पहले 10 to 19 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेस्टेड लूप में कुछ नहीं होता, एक लूप के अंदर हम लोग दूसरा लूप यूज़ करते हैं। अभी हम लोग दो फॉर यूज़ कर सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल यूज़ कर सकते हैं, वाइल के अंदर फॉर यूज़ कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो उस पर डिपेंड करके आएगा, ठीक है ना। सिस्टम वही है, जैसा सिंटेक्स है वैसा ही है, बस यूज़ करने का स्टाइल थोड़ा अलग है हम लोग का, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एक प्राइम फैक्टर का है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कौन सा नंबर प्राइम है वो निकालने का एक सिस्टम है उसका, ठीक है ना। वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तुम लोग के लिए थोड़ा ये टफ हो जाएगा। तो लूप्स वाला पार्ट क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है उसमें अभी भी? क्लियर है वो, क्लियर है। क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना? हाँ हाँ भाई, क्लियर है। चलो ठीक है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो शुरू करते हैं अभी, फंक्शंस, ठीक है। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है, ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन, एंड ऑलमोस्ट ऑल ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस, ठीक है ना। ये सिंपल सा है। फंक्शंस बेसिकली हमारे लिए एक, क्या बोलो, एक लाइफ सेवर की तरह है, क्योंकि हम लोग यूजिंग फंक्शंस हम लोग अपने कोड को डिवाइड कर पाते हैं, सेपरेट मॉड्यूल के रूप में उसको डिवाइड कर पाते हैं, पार्ट पार्ट करते थे, ठीक है ना। और बेसिकली फंक्शंस का दो चीज़ें होता है, एक होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डेफिनेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में हम लोग मेनली तीन चीज़ें बोलते हैं कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, और फंक्शन का में पैरामीटर्स होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस टाइप का होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लो मुझे कुछ एक फंक्शन देना है जो एक इंटीजर रिटर्न करता है, मान लेते उसका नाम सम है, ठीक है। अभी सम को क्या होगा ना, दो पैरामीटर देना होगा, तो हमने बोल दिया कि भाई ये दो पैरामीटर लेगा जिसका टाइप इंट होगा। अगर मैंने इतना लिख दिया और लास्ट में सेमीकोलन दे दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप। दोनों बातें सेम ही है। ये जो इंट है ये हम लोग को बताता है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, मतलब हाँ, अगर फंक्शन के अंदर कुछ भी काम होता हो तो मुझे ये पहले इंट से पता चल जाता है कि एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन मुझे एक इंटीजर वैल्यू इस फंक्शन से मिलेगा। सम ये तो फंक्शन का नाम है, और ये इंट कोमा इंट मतलब ये दो पैरामीटर लेगा। पैरामीटर क्या हुआ, फंक्शन को हम लोग जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो हमको उसको दो वैल्यू देना होगा। बाद में देखा जाएगा वो वैल्यू से क्या करता है, लेकिन दो वैल्यू देना होगा। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि सम नाम का एक फंक्शन है जो हमसे पहले दो वैल्यू लेगा, और एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन वो हमको एक तीसरा वैल्यू हमको एक रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा वो डिपेंड करते हैं उसका डेफिनेशन पे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है,
A function declaration tells the compiler about a function's name, return type and parameters. A function definition provides the actual body of the function. बॉडी ऑफ द फंक्शन मतलब कुछ नहीं, हम लोग फंक्शन का वर्किंग बताते हैं, वो एक्चुअली में करेगा क्या. प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन बेसिकली जस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि है ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो काम क्या करेगा वो हमको उसका बॉडी बताएगा. जैसे इस सेम एग्जांपल में अगर मान लेते हैं मुझे अभी इसको डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट. सेम चीज़ें लिखना होगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैंने बस यहाँ पे टाइप बताया हुआ है, कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिया हुआ है. लेकिन जब डेफिनेशन देंगे तो हमको यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी देना होगा, क्योंकि कुछ तो चाहिए होगा ना हमको जो स्टोर करेगा हमारा वैल्यू. डिक्लेरेशन में तो हम लोग से बता देते कि 2 आएगा, तो अभी जब डेफिनेशन देंगे तब मतलब क्या हम लोग फंक्शन का काम बता रहे, वर्किंग बता रहे, तो उसके लिए हम लोग को उसका वैल्यू कहीं पे स्टोर करना होगा. ठीक है ना. अभी मान लेते इसके अंदर मैंने एक इंट सी लिया और सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, मतलब सिंपल सा सम किया. और जो ये जो सी है मतलब दोनों का जो सम के बाद का वैल्यू है उसको मैंने रिटर्न कर दिया. ठीक है, इसको अभी हम लोग टेस्ट करते हैं. तो ये जो सेकंड ब्रैकेट में जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन. और इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है ना. अभी मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 लिया. ठीक है, यहाँ पे इंट z इक्वल टू मैंने ये सम वाला कॉल किया. फंक्शन का एक चीज़ याद रखना, जब भी फंक्शन बनाओगे जब तक उसको कॉल नहीं करोगे वो तब तक काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे मैंने x और y पास कर दिया. ठीक है, और फिर printf परसेंटेज डी और यहाँ पे मैंने z वाला प्रिंट कर दिया. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं. 30 आ गया, 10 + 20 30. ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल. और यहाँ पे जो हम लोग ने x और y पास किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर. ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस, बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. तो कॉल करने के टाइम जो पैरामीटर में हम लोग पास करते हैं वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो हम लोग को फंक्शन में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 लिया. ठीक है ना. मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूँ. मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ दिया परसेंटेज डी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर ही मैंने उसको कॉल कर दिया 10 और 20 नहीं, चलो मैं 100 और 50 कॉल कर देता हूँ. ठीक है, अभी देखो 30 150 आएगा आंसर. 30 पहले वाले के लिए और 150 ये. तो कॉल मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ और मैं उसका रिजल्ट कहीं पे स्टोर करके फिर उसको यूज़ भी कर सकता हूँ. वो डिपेंड करता है हम लोग उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं. ग्राफ वाला जो क्वेश्चन दिया था संडे, उस पर अगर किसी ने किया होगा तो उन लोग को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम लोग बहुत समय क्या करते हैं ना, जब कोई कुछ डायनामिक चीज़ें बनाना होगा तब हम लोग वहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करेंगे मेनली. फंक्शंस के बिना पॉसिबल नहीं. और सी प्रोग्राम का मेन फंडामेंटल रूल है कुछ भी हो जाए एक फंक्शन तो रहेगा ही जो कि मेन है. मेन के बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा, चाहे वो सी हो, C++ हो या जावा हो. उस मेन तो उसमें रहना ही चाहिए. सिंपल सी बात है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइनिंग अ फंक्शन. तो बस कुछ नहीं, जैसा मैंने बोला था रिटर्न टाइप पहले देना है, फिर फंक्शन का नेम देना है, पैरामीटर लिस्ट देना है. अभी पैरामीटर लिस्ट है ना, तो ये पैरामीटर यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. मतलब आइदर देयर में भी 0 नंबर ऑफ पैरामीटर्स और मोर देन 0. सिंपल सा है. यहाँ पे रिटर्न टाइप का वही बोला हुआ है, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स.
जो मैंने पहले बोला था, अगर मान लो कोई फंक्शन हमको अगर कोई डबल वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग वहाँ पे डबल लिख देंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो तब हम लोग को वहाँ पे वर्ड बैठाना होगा। वर्ड सिंपली इंडिकेट्स दैट फंक्शन विल रिटर्न नथिंग, ठीक है। फंक्शन नेम तो पता है, पैरामीटर्स तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फंक्शन बॉडी भी बोल चुका हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे उन लोगों ने एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, तो सिर्फ इतना सा देख के हम लोग को पता चलता है कि मैक्स एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैक्स को जब हम लोग कॉल करेंगे तब हमको 2 नंबर उसमें पास करना होगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, उन्होंने एक रिजल्ट वैल्यू वेरिएबल लिया, फिर चेक किया कि जो हम लोग को 2 वैल्यू मिला है, num1 और num2, उनमें से कौन सा ग्रेटर है। अगर num1 ग्रेटर है तो रिजल्ट के अंदर num1, अगर num2 छोटा है तो num1 छोटा है तो रिजल्ट के अंदर num2, फिर रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया, सिंपल सा है। डिक्लेरेशन वाला मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पहले। पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, फॉलोड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन वाला मिस नहीं करना अगर डिक्लेरेशन है तो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैक्स वाले का ही है डिक्लेरेशन, इंट मैक्स इंट num1 इंट num2। या फिर हम लोग अगर वेरिएबल का नाम ना भी दे डिक्लेरेशन में तब भी चलेगा, जैसे इंट मैक्स इंट इंट। मैंने जैसे यहाँ पे किया हुआ था इंट सम इंट इंट, मैं इसको इंट सम मान लो a और इंट सम b भी दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पे एक और बात है, पैरामीटर नेम्स आर नॉट मैंडेटरी but their data types must be specified, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दूँ या ना दूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिक्लेरेशन है, लेकिन डाटा टाइप देना ज़रूरी है। और डेफिनेशन में तो वेरिएबल का नाम देना ही देना है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। फंक्शन कॉल मैं पहले बता चुका, फंक्शन कैसे कॉल होता है, ठीक है। ये कोड देख लेना, सिंपल सा है। यहाँ पे एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाया है जिसका डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और वही पहले वाला मैक्स फंक्शन है। फिर इन्होंने क्या किया, इंट a = 100, b = 200 और एक रेट नाम का वेरिएबल लिया जो कि रिटर्न करेगा। फिर उन्होंने कॉल किया रेट = मैक्स ऑफ a, b, और फिर उन्होंने रेट को प्रिंट किया। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 200 प्रिंट होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इधर, ठीक है ना। आर्गूमेंट वाला मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर वही यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये तुम लोगों का टास्क है, तुम लोग एक बार इसको ठीक से पढ़ लेना। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तब मुझे बोलना, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके वजह से 2 नया कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। और तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। फंक्शन का ही मैंने थोड़ा एक इलाबोरेटेड एक चीज़ दिया हुआ है कि फंक्शन कॉल एक्चुअली काम कैसे करता है। जब भी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, जो 1 बाय 1 रन करता रहता है, वो जंप कर जाता है फंक्शन के बॉडी के अंदर। फिर वो बॉडी को जब भी एग्जीक्यूट करना ख़त्म हो जाता है, फिर वो रिटर्न करता है फंक्शन कॉल के बाद वाला लाइन को। वो यहाँ पे बस थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे वो करते हैं स्टेप्स वाइज, ठीक है ना। और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये तुम लोग का टास्क है। इसका फेमस एग्जांपल है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना, वो देख लेना एक बार। और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, फंक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी? हाँ वॉइड वाला समझा लो ना, वॉइड का भी हो सकता है। वर्ड का ना, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक चीज़। देखो यहाँ पे अगर मैं इंट के जगह वर्ड दे देता हूँ ना, तो यहाँ से मैं कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। ये वाला लाइन मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिखा भी देता, कोई नहीं है। यहाँ पे मान लो मैंने एक वर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब इसको रन करता हूँ, लेकिन ये रन होगा नहीं, यहाँ पे मेरे को एरर मिल जाएगा। यहाँ पे पहले ही एरर आ रहा है, वर्ड वैल्यू मस्ट नॉट इग्नोर एज इज ऑट टू बी, ठीक है ना। तो जब भी उसका रिटर्न, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड होगा, तो हम लोग उस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा वहाँ से। हम लोग को ये वहीं पे यूज़ करना होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न वाला हटा के यहीं पे मैंने उसको प्रिंट कर दिया, तब जाके ये काम करेगा, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब देखना, अब जाके काम होगा ये वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन।
अच्छा एक मिनट, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसका रिटर्निंग वाला यूज़ किया हुआ है। हमको बस सिंपल सा कॉल करना होगा सम 50,75, तो हमको ऑटोमेटिकली 125 एक आउटपुट मिल जाएगा। तो रिटर्निंग नॉन रिटर्निंग में डिफरेंस वही होता है, अगर रिटर्निंग वाला यूज़ करते हैं तो जहाँ से कॉल होगा वहाँ पे हम लोग को कुछ एक वैल्यू मिलेगा, और अगर नॉन रिटर्निंग यूज़ करते हैं मतलब वर्ड देके यूज़ करते हैं तो हम लोग को बस उसी के अंदर जो काम करना है वो करना होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? यस। ये थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बोलो अभी। मतलब वॉइड देने से रिटर्न नहीं देना है ना? वो एक। वॉइड देने से रिटर्न नहीं देना, नहीं, हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं यहाँ पे रिटर्न दे दूँ, बस मैंने हाँ हाँ मैंने ऐसे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया, बस रिटर्न कर दिया, तो ये काम हाँ करेगा हाँ। क्या? जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा कि इंट सी एग्जीक्यूट हुआ, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, फिर मैंने बोला भाई तू निकल जा यहाँ से, रिटर्न हो जा, बस वो रिटर्न हो गया, तो ये प्रिंटफ वाला हाँ काम नहीं हाँ। करेगा। लेकिन अगर ओके ओके। मैं यहाँ पे अगर रिटर्न सी या फिर रिटर्न 500 ऐसा कुछ अगर वैल्यू दे दूँ तब जाके काम नहीं करेगा। ओ ओ ओ। समझ में आया? ओके ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन है? जिन लोग का नॉन सी एस है? फंक्शन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो अभी, क्योंकि आज का और कुछ नहीं है। या फिर सबका क्लियर हो गया? चलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं मान ही लेता हूँ सबका क्लियर है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ अभी।
तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा है कि ग्लोबल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टेटमेंट ब्लॉक और फंक्शन। स्टेटमेंट ब्लॉक ये कुछ नहीं, जैसे सेकंड लाइन पे लिखा है स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद ए कर्ली ब्रेस ओपन एंड एंड्स विद ए कर्ली ब्रेस क्लोज। उसके अंदर जो अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो वो उस पार्ट के लिए लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही लिखा है कि लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू ए स्टेटमेंट ब्लॉक। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे इंट ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये ना तो किसी फंक्शन के अंदर है, ना तो किसी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर है, ना किसी लूप के अंदर है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्लोबल वेरी तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। जैसे लिखा हुआ है एज ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट ब्लॉक सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। अभी वर्ड मेन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट वार, ठीक है। तो एक तब एक्चुअली होगा क्या, ये जो वार वेरिएबल है इसको हम लोग एक लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है। क्योंकि देखो स्टेटमेंट ब्लॉक ये कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज और उसी के अंदर इंट वार एक डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो लोकल वेरिएबल का एक्चुअली में क्या होता है, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो उस स्टेटमेंट ब्लॉक तक ही फिक्स्ड रहता है, ठीक है। वही लिखा है मैंने, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वार वेरिएबल इज फिक्स्ड एंड इट कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द मेन फंक्शन ओनली। क्योंकि ये मेन का स्टेटमेंट ब्लॉक है तो मेन के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है, कितनी बार भी यूज हो सकता है। लेकिन ऊपर जो ग्लोबल है उसका केस अलग है, क्योंकि वो ना तो किसी स्टेटमेंट ब्लॉक को बिलोंग करता है ना किसी फंक्शन को बिलोंग करता है, तो उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूजेबिलिटी पर। वही लिखा है बट इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज इट डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टेटमेंट ब्लॉक एंड इट्स अवेलेबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि या किसी को कंफ्यूजन है अभी भी, स्पेशली नॉनसेंस वाले? थोड़ा रेस्पॉन्स दो यार, वरना तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो पहले से क्लियर था, जिसको डाउट था उससे पूछना। नहीं, मैं नॉनसेंस वालों से पूछ रहा हूँ। फंक्शंस या लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बोलो, क्योंकि आज का और कोई टॉपिक नहीं है, यही टॉपिक था। कल से हम लोग डायरेक्टली एरे शुरू कर देंगे, जो एक्चुअल डाटा स्ट्रक्चर है हमारा। उसी का वेट कर रहे हैं। क्योंकि तब मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, क्योंकि ये अगर इसी तरह से चलते रहे तो मैनेज नहीं हो पाएगा टाइम के साथ। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी एटलीस्ट क्यू तक तो हम लोग को ख़त्म करना होगा 3-4 दिन में, ठीक है ना। तो अभी अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, आज का टॉपिक को छोड़ के भी अगर पहले का कोई भी टॉपिक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लूप, प्रिंटफ, स्कैनफ, वेरिएबल्स, फॉर्मेट, ये फंक्शन, लोकल और ग्लोबल, कुछ भी कंफ्यूजन है अभी बोल सकते हो। कुछ नहीं। नॉनसेंस वालों? भाई मेरे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है अभी नॉन सीएस का, मुझे तो इतना क्लियर है। सब लोग निकल गए क्या? 10 लोग ने, 11 लोग थे पहले। सब लीव। चलो यार, तब अंजन तो नहीं है, फिर राजनंदिनी भी नहीं है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर वो ग्राफ वाला से रिलेटेड? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कौन सा भाई? जो सर ने प्रोग्राम दिया था? हाँ वही। हाँ, वो किया ही नहीं है अभी तक, कुछ हुआ ही नहीं। तुम एक बात बताओ, मतलब वो थोड़ा सा समझा दो, मतलब वो, हाँ बोलो क्या? मतलब उसका आउटपुट क्या निकलेगा, वही नहीं समझ में आ रहा। आउटपुट के देने मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर ने जो क्वेश्चन दिया था, हाँ अब उसका क्या करना पड़ेगा, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, ग्राफ का है ना 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, मेमोरी में। एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सर ने हम लोग हाँ। को पहले बोला था कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर 2 फील्ड होगा,
एक होगा कि कितना वर्टिसेस है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, और दूसरा होगा एक पॉइंटर पॉइंटर टू क्यू होगा, ठीक है। हम्म। वो एक्चुअली क्या होगा, वो क्यू का एक एरे होगा हमारे पास, हाँ। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते रहेंगे। मैं एक मिनट में लिख के बताता हूँ तो थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ ठीक है। और सी अच्छा, और एक बात है, बाकी लोग को थोड़ा बोल देना कि सी का जो पहले का जो पीटीएफ दिया हुआ है वो आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर हाँ किसी ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बाद में देख के मुझे बोल सकते हैं। ठीक है ब्रो। तो पहले हमको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके अंदर हमारे पास दो होगा, एक होगा इंट हम्म। टोटल वर्टिसेस, और दूसरा होगा एक स्ट्रक स्ट्रक नहीं, सॉरी, दूसरा होगा एक क्यू का एक पॉइंटर होगा जो कि एक हाँ। एरे ऑफ क्यू को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अच्छा। फिर क्या होगा, जब भी हम लोग ऐड एज एक फंक्शन होगा जिसके अंदर एक ग्राफ का पॉइंटर लेंगे, ठीक है ना, हाँ। और एक एज लेंगे। फिर क्या करना होगा हमको, ये जो एज है उसके हम्म। उसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके अंदर हमको इंट सोर्स, इंट डेस्टिनेशन और इंट वेट लेना होगा, तीन वेरिएबल लेना होगा। फिर क्या करना होगा, हम लोग को एक ऐसा मैकेनिज्म लगाना होगा जिससे सोर्स टू डेस्टिनेशन एक एज क्रिएट हो जाए। तो अच्छा। जो हम लोग को ये क्यू वाला प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हाँ। वही काम हमको यहाँ पे करना है कि add edge in such a way that programmatically it links the source and destination, ठीक है। वो तुमको लॉजिक लगाना है कि कैसे करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत वो होगा, नेट पे अगर सर्च करोगे तो तुमको यहाँ पे हाँ। नॉर्मल लिस्ट वाला मिलेगा, लिंक लिस्ट वाला मिलेगा, ठीक हाँ। है। लेकिन सर ने इसको थोड़ा घुमाया है, सर ने हमको यहाँ पे क्यू वाला बोला कि हम लोग को यहाँ पे लिस्ट से नहीं करना, हमको यहाँ पे क्यू से करना होगा, ठीक है ना। अच्छा। उसी तरह से हमको यहाँ पे एक रिमूव एज का भी एक फंक्शन बनाना होगा जो एक ग्राफ टाइप का पैरामीटर लेगा, पॉइंटर लेगा और एक एज लेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे अच्छा। वही काम करना है कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा लिखना है कि रिमूव एज मतलब क्या होगा कि हम लोग को जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन को अनलिंक करना होगा प्रोग्रामेटिकली, हाँ। ठीक है, हम्म। प्रोग्रामेटिकली। और दूसरा और एक है डिस्प्ले ग्राफ। इस पे कुछ नहीं करना है, इस पे हम लोग को हर एक एज को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो एज का फॉर्मेट क्या होगा, पहले सोर्स, फिर कॉमा डेस्टिनेशन, फिर कॉमा वेट। इस तरह से हमको जितना भी एज है हमारे ग्राफ में वो सबको प्रिंट करना है, ठीक है ना। अच्छा। वही चीज़ हमको प्रिंट ग्राफ करना। नहीं है मतलब, हाँ ग्राफ को डिस्प्ले नहीं करना है मतलब, जो ग्राफ ऐसे हम इनपुट देंगे ना कुछ, हाँ सोर्स डेस्टिनेशन वेट, हाँ 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 तो उससे से मतलब उसका वैल्यू प्रिंट करना है हमको डिस्प्ले में। हाँ, वैल्यू प्रिंट करना है, क्योंकि देखो तुम ग्राफ प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि तुमको उसका डिजाइन हम्म। का भी पता नहीं होगा। हम्म। वो कैसा डिजाइन है कि उसमें से। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था मतलब, ऐसे ग्राफ तो मतलब लिंक लिस्ट से करते हैं ना मतलब, हाँ या सर ने क्यू दे दिया, ये यही समझ में नहीं आ रहा, क्यू को कैसे करना है मतलब, यही समझ में नहीं आ रहा था। वही ट्रिक है यहाँ पे सर का हम्म। कि तुमको अपना क्यू क्यू से करना होगा, ठीक है ना। हाँ। ये जो ये जो इतना सा जो कोड है ये बस बेसिस है, हम्म। ठीक है ना। अच्छा। अभी हमको नेक्स्ट जो है अभी असाइनमेंट मिलेगा अच्छा। जिसमें हमको पहले बीएफएस, फिर डीएफएस, फिर हम्म। एक है डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, स्पेलिंग मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। फिर हमको एक क्रूस्कल्स मिलेगा और शायद से एक या दो हो सकता है। वो सबको हमको क्या करना होगा, इन लोगों का अलग से फंक्शन बनना होगा कि पहले बीएफएस का एक फंक्शन बना दिया,
अच्छा। ये सेम प्रोग्राम में ही होगा, ठीक है ना, ये अलग सा नहीं होगा। हाँ। हाँ। फिर डीएफएस का एक बना दिया, फिर उसी तरह से बाकी दोनों का बनाया, और फिर क्या किया, पूरे कोड को नहीं, बस ये 4 फंक्शन को हमको सर को सेंड हम्म। करना होगा कोड, अच्छा। और सर जैसा बोलते हैं वैसा। ओ अच्छा। ये जो पहले का दिए हुआ है, ये बस हम लोग के लिए एक बेस है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमको काम हम्म। करना है, और एक्चुअल काम हमको ये नेक्स्ट वीक से मिलना शुरू होगा, कि पहले बीएफएस का कोड करो, फिर डीएफएस का कोड करो, फिर दूसरा दूसरा कोड करो, वैसा। हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है ब्रो। इसका और इसका ये राइट द फंक्शन फॉर एन क्यू डी क्यू इज एम्प्टी, ये सब ऐसे ही लिखने को बोला गया उस ऐसे काम का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ जो क्यू है, हम्म। ये तो एक्चुअली एरे ऑफ क्यू है ना। हाँ। तो मतलब क्या ही, यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाँ। इंडिविजुअल क्यूज का एक तुम्हारे पास लिस्ट होगा, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो, ठीक है। हम्म। तो उन क्यूज के साथ जब भी तुमको काम करना है, तब तुमको एन क्यू और डी क्यू वाला फंक्शन चाहिए होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी मान लेते हैं मेरे पास सिंपल सा एक है, ये 3 वर्टेक्स है, ठीक है। हाँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने 0 to 1 एक एज दिया, ठीक है। अच्छा। तो 0 के साथ जो मेरा क्यू रिलेटेड होगा, उसके अंदर तो मुझे एनक्यू अच्छा। करना होगा ना। हाँ वो एंटर करना, उसको हाँ तो एंट्री देना पड़ेगा ना। हाँ तो 0 और 1 का तो मुझे एनक्यू देना होगा ना एक। लेकिन अच्छा। इसका रिवर्स भी एक होगा, क्योंकि 1 के साथ भी मुझे एक दूसरा क्यू होगा मेरा, 1 के रेस्पेक्ट में एक दूसरा क्यू होगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, 1 0 होगा वो क्या। हाँ, तो वहाँ पे मुझे एनक्यू करना होगा 1, 0 को। बेसिकली इसका अच्छा। रूल क्या है, ये हर एक वर्टेक्स के साथ एक क्यू प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है ना। कि अच्छा। उस वर्टेक्स से रिलेटेड जितना भी दूसरा वर्टेक्स होगा, उसको हम लोग हम्म। क्यू में स्टोर कर देंगे, वैसा होगा ये। अच्छा। ठीक है ना, अभी वही चीज तुमको यहाँ पे मिक्स करके बनाना होगा अपना लॉजिक लगा के। अच्छा। क्लियर हुआ ना। हाँ क्लियर, मतलब हो गया थोड़ा बहुत तो। बाकी कर लेना, मतलब ट्राई कर लूंगा, मतलब कैसे करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी को और कोई तो कंफ्यूजन तो मतलब नहीं है। एक बात बता, तुम क्यू में तो हम जब क्यू में एंट्री करते हैं उसमें तो क्यू में मतलब ऐसे होता है ना, एक एक करके एंट्री होता है मतलब। हाँ, तो 0 1 दोनों को दो स्पेस मिलेगा, मतलब एक के बाद एक को एंट्री होना, मतलब नहीं नहीं नहीं, एंट्री ऐसा नहीं होगा है, मतलब। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, देखो। ये जो 0 है ना, ये मेरा सोर्स है, हम्म। ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पे 1 है। हाँ। मैंने एनक्यू यहाँ पे 0 1 दिया, तुम यहाँ पे सिर्फ 1 भी लिख सकते हो, हाँ। कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तुमने एक लिंक किया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अभी सिमिलरली 1 के लिए भी तुम्हारे पास एक, तो पहले क्या था, 0 तुम्हारा सोर्स था, 1 तुम्हारा हाँ। डेस्टिनेशन था, ठीक है ना। हम्म। अभी क्या होगा, वो चीज़ अभी रिवर्स हो जाएगा, 1 तुम्हारा सोर्स हो जाएगा और 0 तुम्हारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। अच्छा। तो ये जो है, ये वाला तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ का है, इसलिए हम लोग इसको हाँ। बोथ वेज मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। अभी अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, एक ही डायरेक्शन होता ना तो। मतलब 0 से 1, ठीक है, हम्म। तो तब सिर्फ एक ही देते हम लोग। अच्छा। बस ये 0 to 1 होता, 1 to 0 नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। हाँ। उतना सही है, अभी तुमको उसका बस कोड करके रेडी रेडी रखना है। हाँ अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है ना। हाँ क्लियर हो गया। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है, वैसे भी तो तीन ही लोग हैं। किसी को कोई नहीं, बाकी सब तो कर लिया। तो ठीक है, तो आज का यही फिर मैं रख देता हूँ, ठीक है ना, और वीडियो हाँ। वाला मैं बाद में शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो।